तो हमने पढ़ लिया हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। अब हम इसको यूज करके एक डेरिवेशन करने वाले हैं। लो जी देखो, ये है हमारी डेरिवेशन। डेरिवेशन का नाम है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। अभी बड़ा ही ना इंटरेस्टिंग है। देखो कैसे करना, हम इसको सीधा सीधा डिराइव कर सकते हैं, जरा समझना ध्यान से। फिजिक्स में भी ये डेरिवेशन आएगी, बट वो बहुत ही अलग तरीके से होगी, केमिस्ट्री की अलग तरीके से है। कंफ्यूज नहीं होना, फिजिक्स में भी ये चैप्टर आएगा, बट फिजिक्स का फिजिक्स के हिसाब से करना है, केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के हिसाब से कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, सीपी सीबी का रिलेशन बताना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमें पता है वो लिख लेते हैं। वी नो, यहाँ से शुरू कर देते हैं। वी नो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू वी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। ये हमने पीछे पढ़ा ही था ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू वी इज इक्वल टू सी वी बाई डेल्टा टी। एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी इज इक्वल टू सी पी बाई डेल्टा टी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, तो वहीं से हमने शुरुआत कर दी यहाँ पे। तो हमने लिखा वी नो दिस इज इक्वल टू दिस एंड क्यू पी इज इक्वल टू दिस। अब जो आपका क्यू वी है ये डेल्टा एच के बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। ये भी मैंने बताया था पीछे, अगर आप देखो तो ये भी मैंने बताया था कि क्यू वी इसके बराबर है, क्यू पी डेल्टा एच के बराबर है। तो लो जी आगे आगे आगे। तो अब ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी को हमने इस तरीके से लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। देखो, अब जो आपका पीवी होता है वो एनआरटी के बराबर होता है। तो एन की वैल्यू अगर 1 मोल हो गई तो पीवी इक्वल टू आरटी हो गया। तो ये जो पीवी है ये आरटी के बराबर आ जाएगा। आर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा टी बन जाएगा अंदर, यानी ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। अब जो आपका डेल्टा एच है वो किसके बराबर है? देखो किसके बराबर है जो डेल्टा एच है, सी पी डेल्टा टी। डेल्टा एच और डेल्टा यू सी वी डेल्टा टी। तो मैंने यही किया, डेल्टा एच सी पी डेल्टा टी कर दिया, डेल्टा यू सी वी डेल्टा टी कर दिया, पुट कर दिया। यहाँ पे पुट करने के बाद ये टी कट जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन गई सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, और इसको इधर ले आए तो ये हमारी रिलेशन डिराइव हो गई, रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी यहाँ से हमारे पास आ जाता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखो हमने ये भी कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेरे पढ़ाने के बाद आपके पास जो भी बुक्स है आप वहाँ से जरूर पढ़िए, और फिजिक्स में भी आएगा, बट फिजिक्स और ये मिक्स ना कर देना, अलग अलग चीजें हैं सारी। अब हम चलते हैं अपने एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल नजर आ रहा है। अब मैं इस न्यूमेरिकल को समझाता हूँ, उसको समझाने के बाद फिर आपको मैं नोट करवाता हूँ। देखो जी न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है। कहता है अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल is covered with a film of water weighing 18 ग्राम। मतलब स्विमिंग करके बंदा बाहर आया पानी से, तो उसकी बॉडी में पानी की लेयर होगी, तो कह रहा है कि उस पानी की लेयर 18 ग्राम है। हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाई टू इवेपोरेट। इवेपोरेट होता है कि जब वाटर वेपर में चेंज हो जाए। दिस वाटर एट 298 केल्विन, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर डेल्टा एच, देखो डेल्टा एच वेपोराइजेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये लिखने का तरीका है, यानी वेपर में चेंज करना, इतनी वैल्यू है एट 100 डिग्री। ये 100 डिग्री को 373 कह सकते हैं ना, 100 को अगर आप कैल्विन में चेंज करो तो यही आएगा, यानी इतना दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन समझना है पहले, तो मोटा मोटा क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्विमिंग करके एक बंदा बाहर आया, तो बाहर आया तो उसकी बॉडी पे पानी की लेयर थी और उसका मास था 18 ग्राम। तो उस लेयर को इवेपोरेट करने में डेल्टा एच बताना है। बस ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो देखो सोल्यूशन में क्या किया, हमने क्या किया, वाटर लिक्विड एंड वाटर ये लिखा, यानी जब वो बाहर आया पानी से तो उसकी बॉडी पे पानी 18 ग्राम है, वेपर बनेगा तो भी 18 ग्राम बनेगा वेपर का। तो हमने मोल्स निकाल लिया, मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। पानी का मोलर मास 18 है, मास भी 18 दिया हुआ है, तो मोल हो गए 1। अब हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो मैंने डेल्टा यू एक तरफ कर दिया क्योंकि मुझे इंटरनल एनर्जी निकालना है, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज। तो डेल्टा यू एक तरफ कर दिया, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। अब यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम तो है नहीं, तो मैंने पी डेल्टा वी को डेल्टा एन जी आर टी कर दिया। अब जब डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वाटर लिक्विड था उसको गैस में चेंज किया, तो यहाँ पे मोल 1 है, यहाँ पे भी मोल 1 है, बट ये लिक्विड है, तो लिक्विड की वैल्यू 0 होती है, गैस की हमने लेनी है, तो n की वैल्यू आ गई 1। तो डेल्टा
U जो है आपका वो इसके बराबर आ गया। तो डेल्टा n की वैल्यू आप यहाँ पे डाल के, ये सारी वैल्यू आप डाल के इसे सॉल्व कर लीजिए और आप इसमें पुट कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी डेल्टा एन जी आर टी आ गया। डेल्टा एच आपको दिया ही हुआ है 14 पॉइंट समथिंग, तो ये निकाल के इसमें डाल के आप माइनस कर देंगे। आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, हमें याद रखनी है। हमारा डेल्टा यू आ जाएगा। आप इसे नोट कर लो, नोट करके कहीं डाउट आता है तो पूछो बेटा। सर हाँ जी बेटा, एक बार आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन आती है 10⁻³ कैसे आया। तो ध्यान से समझना, जो आपका डेल्टा एच है ना, इसकी वैल्यू किलो जूल में है, तो जो हमारी आर की वैल्यू है वो जूल में है। तो इसको जब हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 1000 को इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, जिससे ये पूरी वैल्यू किलो जूल बन जाए। और डेल्टा एच किलो जूल में था, तो ताकि आप यहाँ से उसको रिड्यूस कर पाओ। सो जस्ट टेक केयर, आप चाहे ऐसा ना करो तो डिवाइड बाय 1000 कर लो, तो एक ही मतलब आएगा। ठीक है जी, तो आप इसको इस हिसाब से कर लेंगे। देखो मैं ना इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ना दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो हमारा फॉर्मूला है, होता है जो हमने सॉल्व करना है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आप देखो तो हमें इंटरनल एनर्जी पूछी है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, ये इधर आ जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी आ जाएगा। अब डेल्टा एच आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 14.66 किलो जूल। अब ये वाली वैल्यू आपकी जूल्स में है, क्योंकि आर की वैल्यू जो है ना कितने में होती है, 8.314 जूल्स है। तो इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देना, इस वैल्यू को, फिर ये हो जाएगा। आप इसको जो भी डिवाइड करेंगे डेल्टा एन जी आर टी, तो ये पूरा डिवाइड करके आपका आंसर आ रहा है ये 3.10 किलो जूल के करीब आ रहा है, किलो जूल पर मोल के करीब आ रहा है, पर मोल। तो ये इसमें पुट करके ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, बस इस तरीके से हो जाएगा। मोटा मोटा अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हाँ बेटा, अभी आ गया समझ अनुभी? नहीं अब देखो, जो ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल हमारा मोल कंसेप्ट पे बेस है। जैसे हमने जब चैप्टर 1 पढ़ा था तो हमने वहाँ पे मोल कंसेप्ट पढ़ा है। अच्छा, मोल कंसेप्ट नहीं भी पता तो हमें यूनिटरी मेथड पता है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 गैस इज अपना 393.5 किलो जूल पर मोल। Calculate heat release upon the formation of 35.2 gram of CO2 from carbon dioxygen gas। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपने CO2 बनाई, तो CO2 जब आपने बनाई जिस रिएक्शन में, उसका डेल्टा एच इतना है, ठीक है। तो 35.2 ग्राम CO2 होगा तो डेल्टा एच कितना होगा। तो अब आप देखो, जो हमारा CO2 होता है, CO2 का मास कितना होता है, 44 ग्राम होता है। जो हमारा CO2 होता है इसका मास होता है 44 ग्राम। देखो मैंने यहाँ पे साइड पे इसको सॉल्व किया हुआ है, समझो। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि मोल कंसेप्ट और स्टोइचियोमेट्री का यूज कर सकते हो। आपने एक रिएक्शन की जिसमें CO2 बना, तो CO2 का मास होता है 44, यानी 44 ग्राम CO2 जो बनती है उसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा जितना है। तो 44 में इतना, आपसे कितने में पूछा है, 35.2 में कितना होगा, तो 32.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर लो, इतना आंसर आ जाएगा। देखो समझ में आया, एक बार दोबारा समझाता हूँ, समझो। कह रहा है कि आपने एक रिएक्शन की जिसमें CO2 बनाया, और वो CO2 बनाने में जो आपकी डेल्टा एच आ रही है वो इतनी आ रही है, मतलब 44 ग्राम में इतना आ रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 35.2 ग्राम में कितना आएगा, तो मैंने इक्वेशन के हिसाब से इसको बना लिया कि 44 ग्राम में इतने हीट बनती है, तो 35 में कितनी बनेगी, तो इसको x करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो जो हमारा इसके बराबर आंसर आ जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। लो जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, ये रहा। अब आप देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और क्या चीजें पूछी हैं उसको हम करते हैं। कहता है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से समझना, डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर
एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच एंड कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा यू का डिफरेंस। ओके, फॉर रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें तो कितना आएगा, 298 केल्विन इन किलो जूल, किलो जूल में निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला लिखा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब मैं डेल्टा यू को इस साइड ले आया तो डेल्टा एच डेल्टा यू ये डिफरेंस हो गया, इसी को तो कहते हैं डिफरेंस। अगर आप पढ़ोगे ना तो कह रहा है डिफरेंस निकालो, तो ये माइनस हो जाए तो डिफरेंस। अब ये डिफरेंस किसके बराबर है, डेल्टा एन जी आर टी के। तो डेल्टा एन की वैल्यू डाल दी हमने रिएक्शन से, तो देखो रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, रिएक्शन में ये लिक्विड है, ये खत्म हो गया, गैस गैस को देखना है, लिक्विड लिक्विड खत्म। तो ये 12 है और ये 15 यानी -3, यानी डेल्टा एन आपका -3 आ जाएगा। आर आपके पास है, टी आपके पास है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, ये अपने आप इसके बराबर आ गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट कीजिए और समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी नेक्स्ट। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे एक दो टॉपिक नजर आ रहा है, इस टॉपिक का क्या नाम है, दिस टॉपिक इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप देखो, आपको नॉर्मली पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। वो रिएक्शन जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके होती है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच होता है पॉजिटिव। कीप इन माइंड कि कहीं पे भी अगर डेल्टा एच आपको पॉजिटिव मिलेगा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन को आपने हीट दी टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो एक तो ये पहचान एंडोथर्मिक है। दूसरा पहचान है कि उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अच्छा, डेल्टा एच पॉजिटिव कैसे होता है, हम इसे ग्राफ की फॉर्म में समझते हैं। जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, उसका ग्राफ इस तरीके से होता है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, एच वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है। तो अगर आप देखो यहाँ पे रिएक्टेंट की एच कम है और प्रोडक्ट का एच ज्यादा है, यानी एच पी इज ग्रेटर देन एच आर। तो अगर एच पी ग्रेटर है तो ऑब्वियसली आंसर आपका आएगा पॉजिटिव। तो आप ये मोटा मोटा याद रख लो कि जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसका डेल्टा एच हमारा आता है पॉजिटिव। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, ग्राफ को देखो और समझो। एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये ग्राफ ये ऐसा बना, यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, एंडो में क्योंकि एनर्जी अब्जॉर्ब होती है एंडो में, तो यहाँ प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा है, यानी एच पी की वैल्यू ये होता है ना, डेल्टा एच इक्वल टू एच टू माइनस एच वन। तो इसको हम एच टू कहते हैं प्रोडक्ट को। तो ये है आपका एच टू, और ये इस साइड आपका एंथैल्पी है, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है इस साइड। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो H2 इज ग्रेटर देन H1, यानी रिएक्टेंट स्मॉल है प्रोडक्ट ज्यादा है, तो आपके डेल्टा H की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ये समझाने के लिए। तो ये हो गया आपका फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच होता है नेगेटिव, और इस रिएक्शन की पहचान क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो साथ में हीट रिलीज करेंगे। अगर डेल्टा एच नहीं लिखा हुआ ना और हीट लिखा हुआ है साथ में, तो इसका मतलब है ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो हमारा डेल्टा एच नेगेटिव है वो कैसे है, तो ये इसकी एक्सोथर्मिक की डायग्राफ है। तो अगर आप देखो, एक साइड हमारी अपना ये है एंथैल्पी, और एक साइड है हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये है आपका H1, ये है आपका H2। तो अगर आप इस ग्राफ को देखो तो हेयर H1 इज ग्रेटर देन H2, इफ वी सी दिस ग्राफ। तो अगर H1 ग्रेटर है तो नेगेटिव की वैल्यू बढ़ गई, तो आपका डेल्टा H हो गया नेगेटिव। तो बस आप इसे नोट कर लीजिए और इसे जस्ट कीप इन माइंड कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होगा, एक्सोथर्मिक में क्या होगा। पेपर में ये पूछते नहीं है, बट न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ध्यान में होना जरूरी है कि डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव लिखा है तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लो जी देखो, तो हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक सीख लिया। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव लेंगे, कीप इन माइंड क्यों लेंगे वो बता दिया, और डेल्टा एच नेगेटिव लेंगे एक्सोथर्मिक में, वो भी क्यों है, दैट रीजन इज टोल्ड।
अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक डेफिनेशन सीखते हैं जो हमें चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को समझने में हेल्प करेंगे। तो आज हम ये 3 डेफिनेशन समझेंगे, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन। सो देखो, फ्यूजन होता है मेल्टिंग, तो टॉपिक का नाम है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग। इसका सिंबल होता है डेल्टा एच, एफ यू एस, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एफ यू एस, फ्यूजन। ये है आपका सिंबल एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, आप उसे मेल्ट कर दो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर कोई 1 मोल सब्सटेंस मेल्ट कर जाए, तो मेल्ट करते हुए जितनी भी एनर्जी चेंज होएगी उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एफ यू एस लगाने का मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो डेफिनेशन देखो, it is the change in enthalpy take place when 1 mole of solid substance is converted into liquid state at its melting point। मतलब कोई 1 मोल चीज लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसी तरह एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गैस कर सकते हो। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच वी ए पी। ये सिंपल है, वेपराइजेशन मतलब कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को आप गैस में चेंज कर दो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका जो H1H2 होगा, H2 माइनस H1, तो इस चेंज को हम वेपराइजेशन बोलेंगे। मतलब फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, कोई चीज मेल्ट हो रही हो उसमें जो एंथैल्पी चेंज हो। वेपराइजेशन मतलब कोई चीज वेपर में चेंज हो रही है, उसका डेल्टा एच चेंज हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। इसी तरह एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का सिंबल क्या बनेगा, अब आप गैस कर सकते हो, डेल्टा एच, एस यू बी, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन होता है सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करना। तो जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो, तो जो इसका डेल्टा एच होगा, H2 माइनस H1, इसे हम बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन आपको पता है ना, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। तो व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड changes directly into its vapor at a temperature below melting point, मतलब लिक्विड स्टेट आने से पहले ही वो गैस में चेंज होता है। जैसे नैप्थलीन बॉल हो गई, एंथ्रासीन हो गई, अमोनियम क्लोराइड हो गई, वो सब इसमें आते हैं। तो उसमें जो एनर्जी चेंज होगी उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो बस आप आज इतना नोट कर लीजिए, बस हम आज इतना ही करेंगे।